मैं साहिल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद चौहान पर। तो देखिए, मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं क्लास 12 के जो 2025 से 26 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, देखिए इसके अंदर पेपर के लिए 80 मार्क्स का पेपर है तो सबको पता ही है। इसके अंदर कितनी यूनिट आएंगी? टोटल 6 यूनिट हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो पहली यूनिट में क्या है? रिलेशन फंक्शन। इस यूनिट में कौन से 2 चैप्टर है? रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इन दोनों का, अब जो भी हर चैप्टर है इसका 11 से लिंक है कि नहीं है, कहाँ से, वो भी बता देगा। ये 11th में जो था उसका थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेसिक। ठीक है, इसके अंदर जो है ये भी 11th में है, बस फर्क क्या है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर क्या है, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है ना उसके सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए 10th के 11th के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग ही है, उन दोनों से बहुत अलग है, बस फॉर्मूले उसके यूज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा मतलब अलग अलग नहीं है, लेकिन जो 10th और 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उससे अलग है, लेकिन फॉर्मूले उसी के यूज होते हैं इसके अंदर भी बहुत सी जगह। ठीक है, तो 11th के फॉर्मूले पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री को। 10th के भी, 10th के वैसे है नहीं इतने, क्योंकि 10th के ना पता हो तो 11th की कर ही नहीं पाओगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो 11th के बेसिक कंप्लीट करके रखने अपने रिलेशन फंक्शन के और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जितने भी हैं। ठीक है, अगली यूनिट है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में आपके 2 चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये तो अलग ही चैप्टर है, तो अभी आए हैं, इनका कोई लेंथ किसी का कोई रिलेशन नहीं है, ये नई चैप्टर है। ठीक है, अब इन दोनों चैप्टर की बात करें, ये बहुत इजी है, बस फर्क क्या है, ये हो सकता है किसी को बोरिंग लगे, क्योंकि ये बहुत कभी कभार जैसे डिटरमिनेंट की बात करें, इसके क्वेश्चन कभी कभार थोड़े लंबे आ जाए तो बोरिंग से लगते हैं या फिर जो भी, लेकिन आसान है चैप्टर वाले। जैसे बात करते हैं यूनिट 3 कैलकुलस, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है 35 मार्क्स का अकेला, बाकी तो 8 10 के, इसमें तो देखो चैप्टर है, इसमें तो 35 मार्क्स का। उसमें चैप्टर कितने? 1 2 3 4 5 चैप्टर है टोटल। ठीक है, तो ये है कौन कौन से? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और ये एओडी का एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, वो डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव के एप्लीकेशन है वो आएंगी इसके अंदर, इंटीग्रेशन आएगी और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारे जो चैप्टर हैं, अब पहले एक इन सब की बात करते हैं। देखो जो इतनी यूनिट पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगर रिलेशन फंक्शन मान के चलो किसी को नहीं आता तो बाकी किसी चैप्टर पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। अगर किसी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं आता तो इससे बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ेगा किसी चीज़ पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री छोटे छोटे फॉर्मूले मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में आ जाते हैं, तो हो सकता है अगर मान चलो पेपर में आ गए तो उससे मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो आती नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा रोल है, उनके ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी पूछेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कंटिन्यूस है कि नहीं है। जब यही नहीं पता है तो फिर कर कैसे लोगे। अब बात करते हैं एओडी में इतना कुछ फर्क नहीं, एओडी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इंटीग्रेशन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें भी है। ठीक है, एओआई, अब देखो एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन, इसके अंदर जो फॉर्मूले यूज होंगे इंटीग्रेशन के, उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रोल है। ठीक है, बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रोल है, फॉर्मूले आते हैं उसके अंदर भी। ठीक है, तो मतलब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता तो बहुत ही कम, ये 2 से 3 मार्क्स का चैप्टर है बस ये। ठीक है, इसके अंदर या तो क्या आएगा, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का तो नहीं आएगा, या तो 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आएगा, या तो 2+1 में। 2+1 का क्या मतलब, या तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, एक एमसीक्यू या आदर्श रीजन आएगा, या फिर डायरेक्ट सिर्फ 2 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की। इसका भी सेम वही है भाई, देखो इजी चैप्टर है, कुछ ज़्यादा वो है नहीं इसका तो। ठीक है, अब बात करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके 11th का बेसिक पता होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी का 11th का बेसिक पता होना चाहिए। 11th हमने डेरिवेटिव पढ़े, वही है सेम। ठीक है, और लिमिट्स, 11th की लिमिट्स भी आएगी इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये अभी आया है तो 11th से कोई लेना देना है नहीं। ना इंटीग्रेशन का, हाँ इंटीग्रेशन जैसे आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ी है। ठीक है, उससे तो अलग ही है। ठीक है, बहुत ही अलग चीज़ है वो। ठीक है, तो उससे कोई रिलेट नहीं करना, फिजिक्स वाली से मैथ वाली इंटीग्रेशन अलग है। मतलब अलग से मतलब मेरे मतलब ये है, मतलब कहते हैं ना फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि भाई जैसे ही ग्राफ ले लिया, कहते हैं इसका छोटा छोटा पार्ट लेके इसका इंटीग्रेट करो, मतलब जैसे ये छोटा पार्ट ले dx हो गया, फिर इतना लिया फिर dx हो गया, इन सबको छोटे छोटे पार्ट को सम करता है फिर इंटीग्रेशन करता है, उन सब से कोई लेना देना नहीं है। वो सब भी चीज़ें आएंगी, वो कैसे होंगी वो भी बाद में बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एओआई की।
एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर ग्राफ दे दी, बेसिल फंक्शन दे दिए जाएंगे, उनका बताने की एरिया कितना आएगा, एरिया की बात है एक तरीके से, ठीक है। अब बात है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या है बेसिकली कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछ लेंगे ये क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, या फिर इसके ऑर्डर डिग्री की बात करते हैं, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे उसके सॉल्यूशन की बात होगी। उसके सॉल्यूशन 3 तरीके से निकल सकते हैं, मेथड होते हैं, ठीक है। ये उस चैप्टर यानी कि इसमें 11th का कुछ है नहीं, बस डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट्स, ये 11th का थोड़ा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 4 की वेक्टर एंड 3D, ये भी अभी आया है 12th के अंदर, तो बाकी कोई लेना देना। हाँ वेक्टर फिजिक्स में आपने फिर पढ़ रखा है, वेक्टर बनाना थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, तो इसके अंदर बस फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, बाकी एरिया वेरियस में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और बात करते हैं 3D की। हाँ देखिए ये दोनों चैप्टर जो है कह सकते हो कि आपस में लिंक है, आपस में लिंक तो है। अब देखो इन दोनों चैप्टर को अगर देखा जाए तो इजी है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है जो रिपीट ही होते हैं, जैसे वेक्टर के अंदर या पता नहीं, हाँ वेक्टर 3D में तो कोई एक क्वेश्चन आता है इमेज का, इमेज वाला एक क्वेश्चन टाइप होती है उसका क्वेश्चन आता है, इस अभी जो पेपर हुए थे बोर्ड के उसमें भी आया है 12th में, ठीक है। तो वेक्टर के बारे में अगर ना भी पता हो तो भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वेक्टर तो दोबारा पढ़ना ही है क्योंकि है ही 12th में, ठीक है। अब आता है 50 यूनिट की, क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे आसान चैप्टर है, पूरी दो बुकें हैं ना 12th की, दोनों बुकों में सबसे आसान चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन दी जाएगी हमें, उसका ग्राफ बनाना है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है प्लॉट करके, बस कुछ नहीं है। फ्री के मार्क्स है इस चैप्टर के 5 मार्क्स, ठीक है। अब बात है प्रोबेबिलिटी की। पूरे दोनों बुकों के अंदर अगर कोई जो चैप्टर सबसे ज़्यादा तंग कर सकते हैं, या तो इंटीग्रेशन होगा या तो प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। और जहाँ तक बात करें इंटीग्रेशन भी इतना तंग नहीं करेगा जितना प्रोबेबिलिटी कर सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी शायद थोड़ा ज़्यादा तंग करे, इंटीग्रेशन करेगा ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन का है ना जो बेसिकली पार्ट है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन को है ना इंटीग्रेशन कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम हो सकता है उसमें नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगा दे, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा दे सब्स्टिट्यूशन करके या कुछ ना कुछ करके, तो मतलब ये इसका हम कई तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। इसका क्या है, इसके अंदर बहुत अलग तरीके के मेथड है। मेथड क्या है, टाइप, मतलब जैसे अगर ऐसी सिचुएशन आई तो इसके अंदर ये चीज़ें यूज, प्रोडक्ट रूल हो सकता है, ऐसा अलग अलग तरीके के रूल है, ठीक है। 11th में भी पढ़ रखे हैं अपने, 11th की भी प्रोबेबिलिटी आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो, ठीक है। बाकी कोई ऐसा कोई वो नहीं है, आसान है लेकिन प्रोबेबिलिटी, लेकिन हो सके तो इसमें समझना बहुत पड़ेगा, केसेस कितने बन सकते हैं, इसके अंदर कॉम्बिनेशन का भी यूज होगा। 11th के अंदर कॉम्बिनेशंस पता होना चाहिए थोड़े। 11th के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसका कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, उसके अंदर कॉम्बिनेशन जो पार्ट है वो पता होना चाहिए, वो इसके अंदर यूज होनी है, ठीक है। अब बात करते देखो वैसे सिलेबस के बारे में, तो अभी वैसे आया तो नहीं है नहीं, क्योंकि लेकिन तो पिछले साल की तरह ही सिलेबस होगा। हाँ अगर कुछ चीज़ें ऐड ऑन होनी होंगी तो क्या हो सकती है, सुनो। जैसे मेरे हिसाब से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर रो ऑपरेशन हटा देते, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन शायद आ सकते हैं, अगर जैसे चेंज हुआ इस बार सिलेबस, तो वैसे तो नहीं होगा। अगर हुआ तो क्या आ सकता है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन आ सकते हैं शायद, अगर चेंज हुआ तो, ठीक है। और बाकी इन सब में तो ऐसा कुछ चेंज करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस वैसे ही बहुत है, अगर इसमें चेंज किया तो बहुत सिलेबस बढ़ जाएगा हिसाब से, है छोटे वैसे देखो। और हाँ इन सब में और कुछ चेंज तो करेंगे नहीं, अब इतना ही होगा सिलेबस। हाँ अब बात करेंगे कौन सा बड़ा है छोटा है, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है 2 या 3 मार्क्स का, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है ये, एक तरीके से देखा जाएगा, अच्छे से करें इसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। रिलेशन फंक्शन छोटा चैप्टर है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं, आप कहोगे ऐसे देख तो रखा लेकिन करा ही नहीं। अब जैसे देखो इसके अंदर 12th की एनसीईआरटी किस किस चैप्टर में यूज हो, मतलब 12th की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आता है, सुनो। रिलेशन फंक्शन के अंदर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 12th की एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है, बाकी भी बता रहा हूँ सुनो क्यों।
रिलेशन फंक्शन के अंदर एक रिलेशन फंक्शन चैप्टर है 12th की एनसीईआरटी के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है पैरेलल लाइन वाला। देखना पैरेलल लाइंस करके क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन आता ही आता है। ये मान के चलो वो नहीं किया तो फिर अगर वो आ गया ना तो फिर रिग्रेट ही होगा, क्योंकि भाई जब वो बुक में दे रखा है तो क्यों नहीं किया। ठीक है, और बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी के अंदर से लास्ट की जो मिसलेनियस से, शायद मिसलेनियस से पहले पहली एक्सरसाइज, या तो मिसलेनियस होगी या मिसलेनियस से पहले पहले लास्ट के 5-6 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आते हैं। जैसे आने वैसे तो आए हैं, काफ़ी बार आए हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ही आएंगे। ठीक है, अब बात करें 12th की, इसके अंदर देखो इसके अंदर एनसीईआरटी इतनी जरूरी है भी नहीं, क्योंकि देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी करेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो मैट्रिक्स के अंदर एक टॉपिक डिलीट है, तो कौन सा है वो, जिसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम टाइप, जैसे वर्ड प्रॉब्लम दे दी और उसका हम इक्वेशन बना के फिर हमें जैसे मान लो डिटरमिनेंट से सॉल्व कर ली। डिटरमिनेंट के अंदर फॉर वो है ना टाइप, वही कई सारी इक्वेशन दे रखी है, उनको डिटरमिनेंट के इनवर्स से सॉल्व करके उनकी वैल्यू निकालो। ठीक है, लेकिन वो टॉपिक तो कटा हुआ है। लेकिन ये आती है केस बेस्ड स्टडी, केस स्टडी में आ जाती है तो कटी हुई टाइप, लेकिन वो केस स्टडी में ही आ जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये दोनों एक ऐसी, मतलब कह दो कंटिन्यूटी, इसके ऊपर जो सवाल आते हैं वो आते कैसे, सुनो। हमें फंक्शन दे देंगे कोई भी, हमें क्या किया, कोई भी एक फंक्शन दे दिया है, उसके ऊपर पूछ लेंगे भाई क्या ये इस चीज पर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी। ठीक है, मान के चलो जैसे mod x दे दिया, ठीक है, पूछ लिया क्या ये एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, या तो साइन x के ऊपर पूछ लेंगे, किसके ऊपर, साइन x के ऊपर पूछ लेंगे, किसी पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बताओ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल कब होते हैं, डोमेन में होते हैं, रेंज में, कैसे हो सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बात करते हैं, हाँ लिमिट्स के क्वेश्चन, लिमिट्स के 2 या 1 क्वेश्चन आ सकता है लिमिट्स का, जो वो भी आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है लिमिट्स में भी। लिमिट्स में क्या है, आपसे अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 तरीके से आएगा क्वेश्चन, अगर आएगा तो कैसा कि भाई हमें कोई भी एक लिमिट दे दी, ठीक है, और कुछ यहाँ पे दे दिया। अब हमें कोई भी कुछ भी, ठीक है, अब हमें बोल देगा भाई x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो हमें c की वैल्यू बताओ, कोई इक्वेशन दे देंगे या फिर इसे सॉल्व करके उसके अंदर 2 वैल्यू पुट करके जो भी है, ऐसे कोई भी अननोन वैल्यू पूछ लेंगे। ठीक है, या तो फिर क्वेश्चन देंगे आइडेंटिटी पे, जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगी भाई उसके अंदर sin x बाई एक्स की आइडेंटिटी लग रही हो, या tan x बाई एक्स की आइडेंटिटी लग रही है, x बाई tan x की आइडेंटिटी लग रही हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो और हाँ इसके डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, और हाँ एक चीज और, अगर इसे इस पूरे चैप्टर को, बेसिकली पूरे चैप्टर है ये, इस चैप्टर को तमीज से करें और इस चैप्टर को, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर होगा फिर भी, ये इतना भी बड़ा चैप्टर नहीं है ये, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसको अगर ढंग से करें, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका अगला चैप्टर एओडी। देखिए एओडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, मतलब करना ही क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी ही सॉल्व करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एओडी के अंदर जो मेन टॉपिक है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज। एनसीईआरटी के अंदर, हाँ इसके अंदर से कंटिन्यूटी के, कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी और एओडी के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। क्यों, एनसीईआरटी के अंदर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है sin x की पावर cos x या cos x की पावर sin x, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, एओडी की बात करें, एओडी के अंदर अगर बुक खोलोगे एनसीईआरटी 12th की,
तो उसके अंदर कई सारी वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम है। उसके अंदर करना क्या भाई, प्रूफ करने, सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ इसके अंदर क्या है, रेट ऑफ चेंज बताया अभी, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल तो कट रखा उसके अंदर, और एक टॉपिक और वो याद नहीं आ रहा, वो बता देंगे बाद में, ठीक है, एओडी के लिए। हाँ अब बात करें एओडी का, देखो मैंने बताया रिलीज, देखो केस स्टडी इससे भी आती है, इससे केस स्टडी बता दी, एक तो इससे बता दी, मैं इससे बता दी, ठीक है, इनसे केस स्टडी नहीं आती। हाँ और एक एओडी, इससे केस स्टडी आती है, केस स्टडी इससे भी आती है। अब देखो केस स्टडी एओडी से आती कैसे, सुनो, डायरेक्ट वो बुक का सवाल देगा, लेकिन देगा ऐसे कि लगेगा बुक का है ही, लेकिन वो बुक का ही होता है, ठीक है। मैक्सिमम इसके अंदर वो वाले क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम मिनिमा की आती है केस स्टडी, इसकी आती है मैक्सिमम मिनिमा की केस स्टडी आती है इसके अंदर। और बाकी किसी भी टॉपिक की, वैसे रेट ऑफ चेंज की मुश्किल ही है कि आए, रेट ऑफ चेंज की मुश्किल ही है कि आए, ठीक है। और बात करते हैं जैसे, हाँ इसकी केस स्टडी हो गई। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए दोनों बुकों में सबसे बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन, इसके अंदर टॉपिक भी बहुत सारे हैं, टाइप भी बहुत सारी हैं, और इंटीग्रेशन को करने का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस से तो देखो हर चैप्टर हो जाएगा, लेकिन सोचना, ऑब्जर्व करना, वो इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़। देखो एक रिलेशन फंक्शन, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी और इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके अंदर ये सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि ऐसा हो जाए, हम ऐसा क्या करें कि ऐसा हो जाए, या फिर कि ऐसा क्यों हुआ अगर हमने ये रखा तो, ठीक है। ऐसी चीज आएगी इसके अंदर। और बात करें एओआई की, ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं करना, फंक्शन दे देगा और उनके ग्राफ पता, ग्राफ ऐसे ऐसे फंक्शन देगा जिनके ग्राफ आपको पता ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ग्राफ पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके ग्राफ पता ना हो, बेसिक ग्राफ होंगे, ठीक है। इसमें से भी केस स्टडी नहीं आती। हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसके अंदर सिर्फ 2 टॉपिक हैं, ऑर्डर और डिग्री एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक है सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 तरीके के मेथड हैं, तीनों मेथड आनी चाहिए, बस ये 2 ही टॉपिक हैं। अब इसके अंदर देखो गलती होती कहाँ है, या तो टाइप पहचानने में गलती हो जाती है, या तो ऑर्डर डिग्री में कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, इस चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन में। या फिर एक गलती, जैसे हमने टाइप पता लगा ली, वो फॉर्म भी लगाई, सब कर लिया, एंड में आंसर गलत आ रहा है। 2 तरीके से गलत आ सकता है, या तो उस जो आंसर है वो आप उसने एक्सटेंड नहीं किया उस आंसर को, हो सकता है उसके लिए कोई प्रॉपर्टी लग रही हो जो उस आंसर को एक्सटेंड कर दे, मतलब और छोटा कर दे, या आइडेंटिटी लग रही हो कोई, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे इसके अंदर लास्ट में इंटीग्रेशन करते हो, सी आपने कहाँ लगाया, कांस्टेंट आपने किस जगह लगाया, उस चीज़ से भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बाकी इसमें ऐसा कोई, देखो बड़े बड़े चैप्टर कौन से हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी और इंटीग्रल्स, ठीक है। अब देखो वेक्टर 3D, इस चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चन, देखो अब इसके अंदर क्या है सोचने का तरीका, इसके अंदर थोड़ा 3D सा सोचना ही पड़ेगा, वेक्टर के अंदर 3D के अंदर थोड़ा 3D टाइप सोचना ही पड़ेगा। वो सोचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जितना हो सके उतना डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम, ताकि समझ सकें। इसके इमेज वाला, इमेज टाइप क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इस साल भी आया है, हो सकता है अगले साल आपके जब आप पेपर दोगे तब आए, ठीक है। वेक्टर 3D के अंदर, इसके अंदर सिर्फ क्या है, इमेज टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन 2 वेक्टर्स। ये 3-4 टॉपिक हैं जो बहुत जरूरी हैं, ठीक है। इसके ना शायद एक पैरेललोग्राम करके भी एक टॉपिक है, उसके अंदर एरिया पूछ लेते हैं, याद नहीं, लेकिन शायद ऐसा भी एक टॉपिक है, उसके बारे में भी, ठीक है। शायद हो सकता है तो या कट रखा हो, एक बार देख लेंगे जब पढ़ाएंगे जब इस चैप्टर को, ठीक है।
बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग की। हाँ, अब इसके अंदर बात करें एनसीईआरटी की, तो इसमें तो हो गई बात। हाँ, एनसीईआरटी की देखा जाए तो हाँ, आप एनसीईआरटी इसमें भी इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी, हाँ पहले इस बारे में बाद में, पहले एक चीज सुनो, एनसीईआरटी इसकी जरूर लगाना। क्यों? सुनो, एग्जाम्पल के अंदर दो क्वेश्चन है, √10x और एक √10x प्लस √cot x। ये दोनों ऐसा क्वेश्चन है, अगर बुक से कोई इंटीग्रेशन क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों पक्का आ सकते हैं, पक्का। अगर आना हो बुक से तो ये पक्का आने के चांस होते हैं इनके। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आपको क्या बताना चाहिए, लीनियर इक्वेशन दिखती कैसी है, उनका ग्राफ कैसा बनता है। लाइन का ही तो बनता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, लीनियर कैसे है, जैसे ax प्लस by प्लस c, ये लाइन की तो इक्वेशन हुई। ठीक है, हाँ, और इसके अंदर शेडिंग बहुत इजी है, मतलब ये चैप्टर तो मुफ्त का चैप्टर है, ये 5 नंबर से पक्के हैं। ठीक है, बात करें प्रोबेबिलिटी की, ये चैप्टर ऐसा है, या तो पूरी बुक के अंदर मैंने पहले बता दिया इंटीग्रेशन या प्रोबेबिलिटी। अगर कोई चैप्टर तंग करेंगे तो इंटीग्रेशन हो गया, ये तो प्रोबेबिलिटी होगा, बाकी और कोई चैप्टर तंग करेगा नहीं। और इस चीज़ की मैं गारंटी दूँ, इंटीग्रेशन तो बिल्कुल तंग नहीं करेगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी शायद भाई देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम मिलके ही देखते कैसे क्या करना है, जब चैप्टर आएगा तब पढ़ाएंगे, तब देखते कैसे कैसे करना है। बाकी तो बाकी सब चैप्टर की गारंटी है कि बहुत बहुत सही जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी तो देखना पड़ेगा। और बाकी रहा पेपर की बात, तो देखिए अभी जो पेपर आया था 12th का, वो इजी था लेकिन लेंदी था। अब इजी और लेंदी में मैं कैसे कह रहा हूँ, सुनो, जब मैंने 12th के बोर्ड दिए थे, मेरे को कितना, मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, ये 2 साल हुए मुझे भी, एक से 2 साल ही हो गए, या 1 साल, हाँ 1 साल ही हुआ। ठीक है, मैंने जब पेपर दिया था तब मेरा पेपर आया था कुछ ऐसा, मीडियम था लेकिन वो लेंदी ज़रूर था। मतलब मैं कैसे कह रहा हूँ, सुनो, पेपर जब तुम्हारा आएगा तो तुम्हें पक्का है कि तुम ये पूरा पेपर बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि तुम पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे या तो पूरा सही अटेम्प्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि टाइम ऐसा लगेगा, बहुत कम दे रखा है एक तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन में, एक क्वेश्चन था, देखो क्या था, ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में आया था ये वाला क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, लेकिन इतना कंफर्म है ये ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, टाइप थी। ठीक है, अब बात कर, देखो मैंने पहले बोलता ये है ना, जो इनवर्स का साइन, इनवर्स में बाद में बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, बस ये सुनो, ये एक ऐसा क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन का, ये आता 5 मार्क्स का। ये क्वेश्चन ही इंटीग्रेशन का है ही नहीं एक तरीके से तुम कहो तो। इसे सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप तुम्हें क्या लगेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मैंने पहले ही बोला था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है, अगर मान के चलते तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, तुमने इसके धीरे धीरे करके आगे से फॉर्म बनाया, अब तुम्हें लगेगा भाई अब ये कैसे सॉल्व हो, अब इसमें इंटीग्रेशन लगेगी। ठीक है, फिर उसमें तुम्हें देखा आगे फिर दोबारा इंटीग्रेशन लग रहा है कोई इसमें टाइप, एंड में जाके फिर तुम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हो। ये क्वेश्चन लंबा था बहुत ज़्यादा, और 5 मार्क्स के हिसाब से बिल्कुल सही दिया गया था ये, लेकिन इसे कर क्यों नहीं पाए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो लगानी आती नहीं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लंबी ऐसी खींचूंगा कि इससे देखो कहाँ का फायदा होगा, डिफरेंशिएबिलिटी में, इंटीग्रेशन में। मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लंबी चाहिए थोड़ी, क्यों, ये अगर लंबी खींच गई तो डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन इतना लंबा खींचेगा ही नहीं। मान लीजिए मैंने वो टॉपिक इसमें छोड़ दिया, तो फिर वही टॉपिक मुझे डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन में कराना पड़ेगा। वही टॉपिक मैं इसमें करा दूंगा। कैसा टॉपिक कह रहा हूँ, ऐसा, ऐसा टॉपिक मैं कह रहा हूँ भाई इसे सॉल्व करो, इसके थ्रू कुछ भी लाओ मुझे नहीं पता, बस इसका है ना रूट हटाना है, इसके यूज करके ऐसे ऐसे करके टाइप बढ़ाएंगे हम अपनी, और
इतना सही चैप्टर कर लेंगे बाकी सारे भी, ठीक है। और बात करें रिलेशन फंक्शन की, एक चीज़ और, इसके अंदर रिलेशन आते हैं 3 तरीके के। देखो इसके अंदर फंक्शन क्या है, सुनो, 1 1 ऑन 2 ऐसे फंक्शन हैं। रिलेशन क्या आएंगे, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। अगर सिमेट्रिक, रिलेटिव, ट्रांजिटिव दोनों तीनों हैं तो इक्विवेलेंस है। बस ये 2 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। हाँ, और एक इन्वर्स भी, सॉरी 3 टॉपिक हैं, इन्वर्स भी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सिलेबस के बारे में थोड़ा डिटेल बता दिया मैंने। और बाकी बात रही वीडियोस की, तो 1 अप्रैल से वीडियो आनी चालू हो जाएगी, जिसमें से पहला चैप्टर जो है हम जो चालू करेंगे वो होगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर चालू करेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन, जो भी अब इस चैनल से जुड़ेगा। और देखिए, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है और लग रहा है कि भाई आप उससे मार्क्स अच्छे ला सकते हैं, गेन हो रहा है आपका नॉलेज, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं 1 अप्रैल को नई वीडियो के साथ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। स्टे ट्यून्ड।